बेन साइड में कॉरिडोर पर खड़ा है। वो कहती बेन तुम वहां पर क्या कर रहे हो? और इससे पहले कि वो वहां से उठ पाती बेसमेंट से कुछ हाथ आते और वो जेस को पकड़ लेते। वो उसे बेसमेंट के नीचे खींच लेते, लेकिन किसी तरह से वो वहां से भागकर ऊपर आ जाती है और अपने भाई को उठाकर बाहर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में जॉन वहां पर आ जाता है और वो उन्हें बाहर निकाल लेता है। और जब जेस के मॉम और डैड वापस आते तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी होती है। इस बात से वो घबरा जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बताती है कि यहाँ पर हमने चारों तरफ पूरी छानबीन कर ली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल तुम्हारी बेटी डर गई थी, इसीलिए उसने घर पर खुद ही तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के जाने के बाद जेस अपनी मॉम और डैड को सच बताती है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जेस को पता है कि उसके भाई बेन को यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखता है और वो अपने भाई से पूछती है बेन मुझे बताओ वो कहाँ पर है? और बेन अपनी उंगली से इशारा करता है और वो उसी तरफ चलना शुरू कर देती है। और तभी ये दिखाते हैं कि जेस के पीछे एक साया खड़ा होता है और बेन भी उसी तरफ देख रहा होता है और जेस को भी एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही जेस पीछे मुड़ती है तो वहां पर कोई नहीं होता, वो साया वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन जेस अगले दिन बेसमेंट में जाती है और वहां पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक परिवार का चित्र होता है, जिसमें 2 लेडीज और एक बच्चा और एक आदमी होता है। जेस को तभी ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ हलचल हो रही है। दरअसल वहां पर जो लकड़ी की फ्लोरिंग होती है वो मड में यानी कि दलदल में बदलना शुरू हो जाती है। जेस वहां से भागती है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तभी उस दलदल से एक औरत निकलती है और वो जेस के पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे खींचना शुरू करती है। और जब वो उसे नीचे खींच रही होती है तो जेस के विजन्स में एक लड़की का चेहरा आता है, जिस लड़की को इसी तरह से यहाँ पर खींचा गया था। उस लड़की के चेहरे पर डर होता है और तभी वो औरत जिसने दलदल से निकलकर जेस के पैर पकड़े होते हैं वो उसे खींचती है और वो फ्लोर पर गिरती है, लेकिन वहां से वो दलदल गायब हो जाती है। जेस बाहर भागती है। दरअसल जिस लड़की का चेहरा जेस को दिखा होता है ये उस परिवार की लड़की होती है जिस पूरे परिवार को इस कहानी की शुरुआत में इसी घर पर मार दिया गया था। और अब जेस को समझ में आ जाता है कि वो लड़की जरूर उसे कुछ न कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जेस को नहीं पता कि वो क्या कहना चाहती है। और वो ये सारी बातें जॉन को बताती है। जॉन कहता है क्या तुमने अपने माता पिता को ये बात बताई? जेस कहती नहीं, वो मुझ पर विश्वास नहीं करती और शायद कोई भी ना करे। ये आत्माएं, ये भूत प्रेत, इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लोग मुझे पागल कहेंगे। जॉन कहता है मैं समझ सकता हूँ। जेस जॉन से पूछती है क्या तुमने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया? जॉन कहता है कि नहीं। जेस कहती है कि तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? जॉन कहता है कि अब तुम ही लोग मेरा परिवार हो। यहाँ पर इनकी सनफ्लावर की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और एक दिन जेस देखती है कि उनके खेत पर कोई खड़ा है और जब वो उसका पीछा करती है तो वो उन्हीं के घर के पीछे एक बहुत बड़ा लकड़ी का गोदाम होता है। वो साया उस गोदाम के अंदर चला जाता है और जब जेस उसके पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई बैठा होता है। उसने पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने होते हैं। जेस वहां पर जाती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें? और जैसे वो साया उसकी तरफ देखता है तो वो इंसान नहीं होता बल्कि ये वही बच्चा होता है जो इस कहानी की शुरुआत में अलमारी के अंदर छुप गया था और एक हाथ उसे खींचकर अपने साथ ले गया था। और अब यहाँ पर ये बच्चा जेस के ऊपर हमला कर देता है। जेस इस बात से बहुत बुरी तरह डर जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है और हॉस्पिटल से आने के बाद वो अपने माँ बाप से बोलती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके माँ बाप जेस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि बीते सालों में हमने बहुत नुकसान उठाया है, हमारी फसल तैयार हो चुकी है और मैंने और तुम्हारी मॉम ने पिछले 20 सालों में जो कुछ भी कमाया था वो सब का सब डैन के इलाज में लगा दिया और अब हमें इस फसल से उम्मीद है। दरअसल डैन का इलाज भी जेस की वजह से ही हो रहा होता है क्योंकि वही ड्रंक होकर अपने भाई को गाड़ी से लेने गई थी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से अब जेस के ऊपर उसके माँ बाप का विश्वास पूरी तरह से हट चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि जेस के ऊपर जो हमला हुआ है उसने वो खुद ही अपने ऊपर किया है क्योंकि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं है। जेस बोलती है कि तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो, मैं अपने आप पे हमला क्यों करूंगी? अगर हम यहाँ पर रहे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और जेस गाड़ी से उतरकर वहां से निकल जाती है। अब ये सब के सब घर पर आ जाते हैं और जेस ऊपर अपने कमरे में जाती है और जो लॉकेट उसे नीचे बेसमेंट में मिला था वो उसे खोलती है। दरअसल ये गले में लटकाने वाली एक घड़ी होती है जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर होती है। जेस ऊपर खिड़की से कूदकर घर से भाग जाती है और जब उसके डैड ऊपर जाते हैं वो देखते हैं कि जेस घर पर नहीं है तो वो उसे लेने के लिए गाड़ी से घर से निकल जाते हैं। रास्ते में जेस को उसका एक दोस्त बॉबी मिलता है और वो बॉबी के साथ एक स्टोर में जाती है। दरअसल ये वही स्टोर होता है जहाँ पर वो अपने पिता के साथ सनफ्लावर की खेती के लिए बीज लेने के लिए आई होती है और घड़ी में जिस औरत की फोटो होती है उसने यहाँ पर उस औरत की फोटो नोटिस बोर्ड में देखी होती है। और जब जेस बॉबी के साथ उस स्टोर में पहुंचती है तो वो उस फोटो को देखती है। वो पूरे परिवार की फोटो होती है और वो देखती है कि उस पूरे परिवार में 4 लोग हैं और उन चारों में से एक फोटो जॉन की भी होती है जो अब उनके साथ उनके घर पर रहता है, उनकी खेती में मदद करता है। और जेस पूरा खेल समझ जाती है। दरअसल ये जॉन का ही परिवार था जो पहले इस घर में रहता था और जॉन ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की थी। और इस कहानी की शुरुआत में जिस पूरे परिवार का मर्डर हुआ होता है वो और किसी ने नहीं बल्कि जॉन ने अपने परिवार की खुद हत्या की होती है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। और यहाँ स्टोर में उनके पूरे परिवार
परिवार की फोटो इसलिए होती है क्योंकि सनफ्लावर की अच्छी खेती करने के लिए जॉन और उसके परिवार की फोटो अखबार में छपी थी और इसीलिए स्टोर वाले ने जॉन के परिवार के साथ यहाँ पर और भी कई फोटोज लगा रखी होती है। अब जैस किसी भी तरह घर पहुंचकर अपने परिवार की रक्षा करना चाहती है। वहीं घर पर यह दिखाते हैं कि जैस की मॉम और उसका छोटा भाई बेन घर पर अकेले हैं और जब उसकी मॉम अपने बेटे को खाना खिला रही होती है तो बेन एक तरफ इशारा करता है। उसकी मॉम बोलती है कि वहां पर कौन है, लेकिन बेन बोल नहीं पाता, लेकिन बेन एक ही तरफ इशारा कर रहा होता है। बेन की मॉम बोलती है वो कैसा दिखता है। तभी बेन अपनी आंखों के नीचे की स्किन को खींचता है जिससे उसकी मॉम डर जाती है, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं है और इसके बाद वो बेन को उसके बेड पर रेस्ट करने के लिए ले जाती है और जब वो पीछे देखती है तो दीवार पर एक साया उभरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो साया एक औरत का रूप ले लेता है जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है। वहीं बाहर खेतों में ये दिखाया जाता है कि जॉन खेतों में काम कर रहा है। तभी वहां पर कई 100 कौवे आ जाते हैं और वो जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन पूरी तरह से घायल है और अंदर जैस की मॉम अपना सामान लेकर घर से बाहर आ रही है क्योंकि अब वो इस घर में एक पल भी रहना नहीं चाहती। वो समझ जाती है कि उसकी बेटी जैस जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच है और वो इस घर पर नहीं रह सकती। बाहर जॉन उठता है और वो देखता है कि जैस की मॉम डेनिस घर छोड़कर जा रही है। उसे पागलपन का दौरा आ जाता है और वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मैरी। दरअसल मैरी उसकी पत्नी का नाम था जिसे वो मार चुका है और उसे अब डेनिस की शक्ल में उसकी पत्नी दिख रही होती है। और जब जॉन डेनिस पर हमला करता है तो डेनिस अपने बेटे बेन को लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और जॉन बाहर है। और तभी यहाँ पर जैस और उसका दोस्त बॉबी भी आ जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं और जॉन उनके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में बॉबी बेहोश हो जाता है, लेकिन जैस भागकर बेसमेंट के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई है। वो दरवाजा अंदर से दोबारा से बंद कर लेती है। जैस की मॉम उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था, वो सच बोल रही थी। और अब जॉन बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और वो दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन अंदर जैस सभी लाइट्स को तोड़ देती है और अंदर पूरी तरह से अंधेरा है। बाहर ये दिखाया जाता है कि जैस के डैड रॉय भी अब यहाँ पर आ चुके हैं और वो अपने परिवार को बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन जॉन उनके ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है और अब वो जैस को भी ढूंढ लेता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच में क्यों आ रही हो। और इससे पहले कि वो जैस को मारता वहां बेसमेंट में एक बार फिर से दलदल बनना शुरू हो जाती है और मौका देखकर जैस जॉन को एक किक मारती है। वो पीछे गिरता है और पीछे दलदल होती है और वो दलदल में धंसना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से वो साए निकलते हैं और वो जॉन को दलदल के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन वो जैस के पैर पकड़ लेता है और वो उसे भी अपने साथ खींचना चाहता है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से जैस को दलदल के अंदर ले जाता वहां पर जैस के मॉम और डैड आ जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जैस की जान बच जाती है। और जॉन जिसने अपने पूरे परिवार का खून किया था अपने ही परिवार की आत्माओं के द्वारा उसका अंत हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में रॉय को ले जाया जाता है। रॉय अपनी बेटी से माफी मांगता है। कुछ दिनों बाद ये दिखाया जाता है कि रॉय की फैमिली अब यहाँ पर खुशी खुशी रहती है। यहाँ पर अब किसी भी आत्मा का वास नहीं है और ना ही इस घर के आसपास अब कौवे मंडराते हैं। और बेन जो कि पहले नहीं बोल पाता था अब वो भी बोलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो